सप्लाई चेन डिसरप्शन से बचने का एक मात्र उपाय है सेल्फ रिलायंस। आज ग्लोबल लेवल पर हमेशा कुछ नया हो रहा है, एक परिवर्तन चल रहा है। पुराने विचार, पुराने ग्लोबल ऑर्डर, पुरानी बिलीफ्स तेजी से बदल रही हैं। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। और हमारी आत्मनिर्भरता के विजन की एक प्रमुख धुरी, एक प्रमुख पिलर, वह है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। रखना चाहूंगा, जब हम भारत के गौरवशाली इतिहास पर ध्यान देते हैं तो हमें कई सारी बातें मिलती हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले से लेकर मिडिल एजेस तक भारत ग्लोबल ट्रेड का एक प्रमुख सेंटर रहा है। और उस समय जब दुनिया के कई हिस्से विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में थे, तब भारत नॉलेज, कॉमर्स और कल्चर तीनों ही क्षेत्रों में लीडिंग रोल निभा रहा था। उस समय भारत के जहाज समुद्री मार्गों के माध्यम से दूर दूर तक यात्रा करते थे। हमारा संपर्क रोमन एम्पायर और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन तक स्थापित था। उस समय श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया तक भारतीय व्यापारियों और समुद्री यात्रियों की एक्टिव प्रेजेंस थी। यह जो बाहरी दुनिया से संपर्क था वह भी केवल ट्रेड तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज का भी एक यह सशक्त माध्यम था। भारत ने स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट किए, लेकिन इसके साथ साथ हमने फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और कल्चरल आइडियाज भी विश्व के साथ शेयर किए हैं। आज भी जब हम साउथ ईस्ट एशिया की ओर देखते हैं, इस ऐतिहासिक संबंध के अनेक जीवंत उदाहरण हमको दिखाई देते हैं। आप में से अनेक लोग अवगत होंगे कि थाईलैंड की प्राचीन राजधानी अयोध्या का नाम अयोध्या से इंस्पायर्ड रहा है। इंडोनेशिया की नेशनल एयरलाइन का नाम भी गरुड़ है, जो भारतीय पुराणों की कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है। आप शायद अवगत हों कि अभी हाल ही में वापस आए कौंडिन्य शिप प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत की इसी विरासत को पुनर्जीवित करने का एक प्रेरक प्रयास देश को देखने को मिला है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य प्राचीन भारतीय शिप बिल्डिंग टेक्निक्स को समझना और उन्हें मॉडर्न पर्सपेक्टिव में पुनः स्थापित करना था। इसके तहत स्टिच्ड शिप मेथड के आधार पर एक स्पेशल शिप का निर्माण किया गया, जिसमें लकड़ी के तख्तों को आयरन नेल से नहीं बल्कि नारियल की रस्सियों से जोड़ा गया और वुडन प्लैंक्स से सील किया गया। यह वही टेक्नोलॉजी थी जिसका उपयोग हमारे प्राचीन समुद्री यात्रियों द्वारा किया जाता था। इस शिप ने पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक लगभग 1500 नॉटिकल माइल्स की सफल यात्रा भी पूरी की है। और पूरे देश ने यह अनुभव किया कि कैसे यह टेक्निकल एक्सपेरिमेंट ने अतीत और वर्तमान के बीच एक लिविंग ब्रिज का काम किया है। साथियों, यह हमें याद भी दिलाता है कि इनोवेशन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है और मैरीटाइम एक्सेलेंस हमेशा से हमारी हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ रही है। साथियों, आज जिस तरह से मैरीटाइम डोमेन की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, उसे ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि हम अपने एंशिएंट विजडम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि जो देश अपने इतिहास से इंस्पायर होता है, प्रेरणा लेता है, वही भविष्य को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गढ़ने का काम करता है। आप देखिए कि आज मैरीटाइम डोमेन
पहले के कंपैरिजन में काफी बदल चुका है। आज के समय में मैरीटाइम डोमेन केवल ट्रेड रूट्स या नेवल स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह नेशनल रेजिलियंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मेजर फाउंडेशन बन चुका है। बदलती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के इस दौर में ओशंस एक बार फिर विश्व की पावर बैलेंस के सेंटर में आ गए हैं। ऐसे समय में एक मेजर मैरीटाइम नेशन के रूप में भारत का यह दायित्व है कि वह कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी और क्लियर विजन के साथ लीडरशिप प्रदान करे। आज हम सब एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर तेजी से नई परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। सप्लाई चेन रीअलाइन हो रहे हैं। एनर्जी पाथवेज को लेकर नए इक्वेशंस भी बन रहे हैं और मैरीटाइम डोमेन में गतिविधियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। पहले समुद्र को केवल ट्रेड का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि समुद्र स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का भी केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया बदल रही है और पुराने नोशंस टूट रहे हैं और यह बात हम पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं। जो अलग अलग फ्लैश पॉइंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, वे ऊपर से भले ही आपस में जुड़े हुए नजर आते हों, हर ज्योग्राफिकल और रीजनल स्थिति की अपनी अलग अलग बैकग्राउंड और अपनी अलग अलग कहानी है। फिर भी अगर गौर से देखें तो एक कॉमन बात हमको दिखाई देती है। आज ग्लोबल लेवल पर हमेशा कुछ नया हो रहा है, एक परिवर्तन चल रहा है। पुराने विचार, पुराने ग्लोबल ऑर्डर, पुरानी बिलीफ्स तेजी से बदल रही हैं और यही वह अनसर्टेनिटीज हैं जिन्हें हमें समझना होगा। और अभी चल रही मिडिल ईस्ट की स्थिति इसका मैं मानता हूं कि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो वहां हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टर्बेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। साथियों, वर्तमान में सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एवं ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जाकर ये और डायनेमिक ही होती जाएगी। और आज जिस तरह अलग अलग देश लैंड पर, एयर में, सी में और अब तो स्पेस तक में एक दूसरे को टक्कर ले रहे हैं, वह वास्तव में यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं। What I consider as more worrying is the fact that this abnormalcy is becoming the new normal. इन सभी डायनेमिक फैक्टर्स के साथ आज की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण तत्व जुड़ गया है और वह है टेक्नोलॉजिकल डायनेमिज्म। आज जीवन के लगभग हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व परिवर्तन ला रही है। स्वाभाविक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सप्लाई चेन भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हाई इन टेक्नोलॉजीज के साथ तो सप्लाई का मुद्दा और भी गहराई से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल फोन से लेकर हवाई जहाज तक या कोई और हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम हो, इनकी सप्लाई चेन्स लगातार डाइवर्सिफाई और कॉम्प्लेक्स हो रही है। डिफेंस सेक्टर में तो यह टेक्नोलॉजिकल डायनेमिज्म और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आता है। डिफेंस सेक्टर में आज हाई एंड
और प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार का शुरू से ही यह मानना रहा है कि इन अनसर्टेनिटीज के दौर में सप्लाई चेन डिसरप्शन से बचने का एकमात्र उपाय है सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। और हमारी आत्मनिर्भरता के विजन की एक प्रमुख धुरी, एक प्रमुख पिलर, वह है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ऐतिहासिक दृष्टि से मित्रों देखें, निर्भरता और हमारी आत्मनिर्भरता के विजन की एक प्रमुख धुरी, एक प्रमुख पिलर, वह है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ऐतिहासिक दृष्टि से मित्रों देखें तो भारत के डिफेंस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की प्रायोरिटी रही है। पहले ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी बोर्ड ने डिफेंस प्रोडक्शन में एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई है। 4 शिपयार्ड्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने नेशनल सिक्योरिटी में अपना एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। परंतु लगातार परिवर्तनों, जिनमें से कुछ की मैंने अभी चर्चा की है, उनके मद्देनजर और हमारे डिफेंस प्रोडक्शन को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से कई स्ट्रक्चरल और पॉलिसी रिफॉर्म्स को भी लागू किया गया है, जिससे एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है। अब ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस, बेंचमार्किंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर विशेष बल दिया जा रहा है। और विशेष रूप से शिप बिल्डिंग सेक्टर में यह परिवर्तन साफ देखने को मिलता है। जीआरएसई तथा हमारे और जो प्रमुख डिफेंस शिपयार्ड्स हैं, इन सब पर भी स्पेशल फोकस दिया गया है ताकि हमारा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम मजबूत और फ्यूचरिस्टिक बन सके। इन शिपयार्ड्स को प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी हब्स के रूप में डेवलप करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल शिप डिजाइन टूल्स, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के माध्यम से इन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक ले जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और हम अपने उद्देश्य में कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं, यानी सफल भी हो रहे हैं। और आज जीआरएसई बस शिप्स नहीं बना रहा है, आज जीआरएसई केवल शिप्स नहीं बना रहा है, बल्कि ग्रीन शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक फेरीज, हाइब्रिड propulsion सिस्टम्स और एआई इनेबल्ड डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन जैसे क्षेत्रों में भी लीड रोल निभा रहा है। और भविष्य में यह ऑर्गेनाइजेशन और भी प्रोग्रेस करे, इसकी मैं कामना करता हूं। और साथियों, आज यहां प्राइवेट सेक्टर के भी प्लेयर्स मौजूद हैं। मैं आप सबसे भी एक बात यह कहना चाहूंगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के क्षेत्र में हमारा प्रयास यह भी रहा है कि प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री को ऐसी अनुकूल परिस्थितियां दी जाएं जो उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान कर सके। सिर्फ फील्ड ही क्यों, बल्कि मैं कहूंगा कि लेवल प्लेइंग स्काई तैयार कर सकें, क्योंकि यह बहुत ऊंची उड़ान है। हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसेस में भी सुधार किया है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की व्यवस्था, डीआरडीओ की लैब्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए उपलब्ध कराना, ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान करना, डिफेंस कॉरिडोर्स की स्थापना, डीपीएसयूज के रिजर्व्ड ऑर्डर्स को खोलना, ये सभी कदम केवल फैसिलिटेट करने के लिए नहीं थे, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए एनेबल करने के लिए भी किए गए थे। हमारा उद्देश्य यही रहा है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर शोल्डर टू शोल्डर आगे बढ़े, और आज यह हो भी रहा है। इसके अच्छे परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। आज देश में प्रोड्यूस होने वाले डिफेंस आर्टिकल्स, प्लेटफॉर्म्स, इक्विपमेंट और एसेसरीज में लगभग 25% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट इंडस्ट्री से आ रहा है। वी आर वेरी प्राउड कि हमारे
प्राइवेट इंडस्ट्री लगातार बेहतर काम कर रही है। टाटा की मोरक्को में उपस्थिति, लार्सन एंड टूब्रो की इंटरनेशनल एक्टिविटीज और आर्मेनिया को 155 मिलीमीटर गन सिस्टम्स की सप्लाई, आकाश जैसे सिस्टम्स का एक्सपोर्ट या कोलैबोरेशन, ये सभी प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भूमिका को दिखाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा H-125 हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन का इनॉग्रेशन इसी बात का प्रमाण है। और विशेष रूप से नेवल सिस्टम्स के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस का जो एस्टिमुलेशन हुआ है, वह तो और अच्छा रिस्पांस है। भारत में निर्मित नेवल प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स में इंडियन कंटेंट का स्तर काफी ऊंचा है। साथियों, हाल ही में मैंने सोसाइटी फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के एक कार्यक्रम में प्राइवेट सेक्टर की इन्हीं अचीवमेंट्स को देखते हुए उन्हें एक टारगेट दिया था। वह यह कि प्राइवेट सेक्टर को कुल डिफेंस प्रोडक्शन बाय वैल्यू की 50% की पार्टनरशिप इंश्योर करनी है। यह टारगेट दिया था और मुझे बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि डिफेंस सेक्टर में भारत पूरी गति के साथ सेल्फ रिलायंस की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर तक हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन, जैसा कि हमारे सीएमडी ने बताया, हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। साथ ही हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 24,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि शायद इसी अप्रैल यानी 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने, 3 महीने के अंदर यह हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 29,000 करोड़ तक का होगा। और यह टारगेट हमने दिया है, टारगेट दिया है कि 2930 समाप्त होते होते हमारा यह डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ तक पहुंचना चाहिए। हालांकि इन आंकड़ों से हमें ओवरवेल्म्ड नहीं हो जाना है। हमें अभी और भी बहुत आगे की यात्रा करनी है, जहां सारे नंबर्स कुछ मायने नहीं रखेंगे। हमें नंबर्स से भी आगे देखना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग 50% प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लक्ष्य को भी अवश्य पूरा करके दिखाएंगे। और प्रारंभ से ही मैंने यह टारगेट दिया है, 50% प्राइवेटाइजेशन पार्टिसिपेशन के लक्ष्य को भी अवश्य पूरा करके दिखाएंगे। और आप लोगों का एफर्ट मजबूती से दिखता है कि आत्मनिर्भरता हमारे लिए केवल एक स्लोगन नहीं रही, बल्कि एक प्रैक्टिकल रियलिटी के रूप में स्थापित हो रही है। साथियों, आज स्थिति यह है कि हम जिस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े थे, उसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने हैं। आज भारतीय नौसेना के लिए भी जितनी वारशिप्स और सबमरीन्स ऑर्डर पर हैं, वे सभी भारतीय शिपयार्ड्स में बन रही हैं। एक समय था जब हम अपने बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए दूसरों की ओर देखते थे, लेकिन आज हम डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और लाइफ साइकिल सपोर्ट तक की पूरी कैपेबिलिटी अपने भीतर डेवलप कर रहे हैं। यही तो सेल्फ रिलायंस की ट्रू मीनिंग। जब हम कहते हैं कि हम बिल्डर्स नए भी बन चुके हैं, तो यह कोई स्लोगन नहीं है, यह ग्राउंड रियलिटी है। और साथियों, यहां यह भी समझना जरूरी है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का निर्माण मात्र ही शिपयार्ड की उपलब्धि नहीं होते हैं। इसके पीछे पूरा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर काम करता है। यानी अगर फ्रंट एंड पर वारशिप दिख रही है, तो बैक एंड पर एक इलेबोरेट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी एक्टिव होता है। जीआरएसी आज केवल एक बड़े शिपयार्ड की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक विशाल एमएसएमई इकोसिस्टम भी खड़ा है। हजारों एमएसएमईज, स्टार्टअप्स
और इंडिजिनस वेंडर्स इस सप्लाई चेन के हिस्से हैं। और मुझे बताया गया है कि डिफेंस शिपयार्ड्स को भी सपोर्ट करने के लिए हजारों एमएसएमई जुड़े हुए हैं। इसे आप सभी कांग्लोमरेट इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। कांग्लोमरेट इफेक्ट में एक सिनर्जी आती है, इफिशियंसी भी बढ़ती है, रिस्क मिटिगेशन भी होता है एवं इनोवेशन का इकोसिस्टम भी बनता है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने कई टारगेटेड इनिशिएटिव्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी आगे बढ़ाया है, लेकिन मैं इसे केवल पॉलिसी लैंग्वेज में ही नहीं रखना चाहता हूं। बात सीधी है, अगर हमें भारत को शिप बिल्डिंग में आगे ले जाना है तो हमें इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस देना होगा। इसी भावना से हम अनेक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स भी लेकर आए हैं। लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए हमने डेडिकेटेड मैकेनिज्म बनाया है। एफडीआई नॉर्म्स को लिबरलाइज भी किया है। हमने पीपीपी मॉडल को इनकरेज किया है। डिफेंस शिप बिल्डिंग को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में खोला गया है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एवं मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत वर्ल्ड क्लास शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स डेवलप करने के लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान भी किया गया है। साथियों, आज कोस्टल एसेट्स में क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य साफ है कि 2030 तक हमें टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस में स्थान बनाना है और 2047 तक तो हमें टॉप 5 में पहुंचना है। और यह ड्रीम बड़ा तो है ही, लेकिन मैं मानता हूं इम्पॉसिबल नहीं है। और यह केवल सरकार का लक्ष्य नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यह इंडस्ट्री, वर्कफोर्स और पॉलिसी सिस्टम तीनों की शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी में बनती है, ऐसा मैं समझता हूं। साथियों, इस सागर संकल्प कॉन्क्लेव में मैं यह कहना चाहूंगा कि सागर यानी समुद्र, आप सभी जानते हैं, आज अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। यदि हम कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी के साथ आगे बढ़ें तो भारत एक मैरीटाइम डोमेन सेफ, प्रॉस्परस और स्ट्रांग होगा। हम कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी के साथ आगे बढ़ें तो भारत एक मैरीटाइम डोमेन सेफ, प्रॉस्परस और स्ट्रांग होगा। और यह समय है जब हमें अपने मैरीटाइम विजन को क्लियर, कॉन्फिडेंट और कलेक्टिव रूप में आगे बढ़ाना है। साथियों, इंडियन नेवी की रेडीनेस, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों की सफलता और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम, ये सभी इस बात को के इंडिकेटर्स हैं कि भारत का रक्षा क्षेत्र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी दिशा है, यही हमारा विश्वास है। आज आवश्यकता है तो बस कॉन्टिन्यूटी की, आवश्यकता है तो कोऑर्डिनेशन की, आवश्यकता है तो कलेक्टिव विजडम की। यदि हम सब मिलकर मैरीटाइम विजन को आगे बढ़ाएं तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा, बल्कि ग्लोबल मैरीटाइम स्टेबिलिटी में भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन यह भारत देगा, ऐसा मेरा विश्वास है।